मैं एक होटल में काम करती थी, मगर मैं अपनी इस जॉब से बहुत तंग थी, क्योंकि रोज़ाना मुझे यहाँ से बहुत से लोगों की बुरी नज़र का सामना करना पड़ता था। मैं एक शरीफ घर की लड़की थी, मजबूरी में ये जॉब कर रही थी। मैं खूबसूरत भी बहुत थी, इसलिए हर आने जाने वाले की नज़र मुझ पर ही टिकी रहती। वो समझते कि शायद होटल के मालिक ने मुझे इसी काम के लिए ही यहाँ जॉब दी है, मगर ऐसा कुछ न था। ये जॉब मुझे मेरी काबिलियत देखकर ही दी गई थी। होटल का मालिक तो निहायत शरीफ आदमी था। इसने तो मुझे यहाँ तक भी कह दिया था कि आप बेशक पर्दे में रहकर ये जॉब कर सकती हैं, मगर मुझे पर्दा करने की आदत नहीं थी। इसने मुझे कभी कोई गलत बात नहीं कही थी, बल्कि वो तो मेरी बहुत इज्जत करते थे। हाँ, तनख्वाह कुछ कम थी, मगर घर के हालात देखकर मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती थी। मैं अच्छी जॉब की तलाश में भी थी। आए दिन कहीं न कहीं जाकर इंटरव्यू दे आती, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब ना आता। मैं अपने घर से होटल पर आती जाती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मैं जब भी बस स्टॉप पर जाकर बस का इंतज़ार करने लगती, एक औरत मेरे पास आ जाती और कहती कि अगर तुम रोज़ के 10,000 कमाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगी। मैं इसे पागल समझती और कोई जवाब न देती, मगर वो औरत सुबह शाम मेरे इंतज़ार में खड़ी होती। जब मैं स्टॉप पर जाती तो यही जमले वो फिर से दोहराती। एक दिन इसकी बात मानकर इसके घर चली गई। इस औरत ने मुझे शरबत पिलाया, जिसे पीते ही मुझे नींद आ गई। जब आँख खुली तो मेरे कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और ऐसे महसूस होता था जैसे मुझे फिर से मेरे कपड़े पहनाए गए हों। मैं यही सोच रही थी कि इस औरत ने मुझे 10,000 पकड़ा दिए और बोली कि तुम्हारा काम अब ख़त्म, तुम जा सकती हो। रोज़ाना मेरे घर आकर ये शरबत पी लिया करो और 10,000 ले जाया करो। पैसे देखकर मैं सब कुछ भूल गई और रोज़ इसके घर जाने लगी। अब मेरे पेट में दर्द रहने लगा था। ऐसे लगता किसी ने मेरे पेट पर ज़ोर दिया हो। एक रोज़ शरबत न पिया और ऐसे ही लेट गई, मगर कुछ देर बाद तो सर पर आसमान टूट पड़ा जब इस औरत ने मेरे साथ, मेरा नाम रूबीना है, लेकिन मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैं सबको कहती थी कि अब मुझे रूबी ही कहा करे। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मेरे दादी ने मेरा नाम रूबी यानी कि फूल रख दिया था। लेकिन मैं फूल की तरह कमज़ोर भी थी, क्योंकि मुझे दुनिया से बहुत डर लगता था और हमारे घर में गुर्बत बहुत थी। किसी इंसान को तो आगे आना ही था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जॉब करूंगी और मैंने मास्टर्स किया हुआ था। मुझे यकीन था कि मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि ये कोई आम डिग्री तो नहीं थी। इंसान जब कोई बड़ी डिग्री हासिल कर लेता है तो ये समझता है कि इसे अब नौकरी आसानी से मिल जाएगी। मैं भी यही सोचती, लेकिन जब मैंने नौकरी हासिल करने के लिए कोशिश करने शुरू की तो पता चला कि ये इतना आसान नहीं है। मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। मेरी एक दोस्त ने कहा कि तुम किसी बैंक में नौकरी कर लो, तुम बहुत खूबसूरत हो और बैंक वाले खूबसूरत लड़कियों को रखते हैं, वहाँ पर तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी और ऐसी में भी बैठकर आराम से अपना काम करना। बात तो इसकी ठीक थी, लेकिन ये बात जो मैंने अपने बाबा से की तो बाबा ने कहा कि वहाँ पर लड़कियों को शोपीस बना कर रखा जाता है, ताकि लोग आएं तो देखें, बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियाँ बैठी होती हैं और इनसे बात करने की खातिर अकाउंट वगैरह खुलवा लें। तुमने अगर ये सब करना था तो फिर इतनी पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत थी। बाबा की बात ठीक थी, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं अपने हुस्न को कैश नहीं कर सकती थी। अगर मैं खूबसूरत थी तो ये खूबसूरती मेरे होने वाले शौहर की अमानत थी, इसके लिए मैं इसको संभाल कर रख रही थी। लेकिन घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब्बू की पेंशन के सहारे पर घर नहीं चलता था। मेरे और बहन भाई भी थे और अम्मी भी। आजकल बार बार यही कहती थी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। फिर मेरी एक दोस्त ने मुझे अपने अंकल के होटल में जॉब लगवा दी। तनख्वाह तो बहुत कम थी, मगर मजबूरी में ये जॉब करना पड़ी। मगर वहाँ रहकर मुझे अब्बू की सब बातें सच लगने लगीं। मुझे वहाँ पर आते जाते लोग यूं देखते कि कभी इन्होंने जिंदगी में किसी लड़की को न देखा हो। मुझे इनकी नज़रों से बहुत खौफ आता। मैं दिन रात दुआएं करती कि जल्दी जल्दी मेरी जॉब किसी और जगह लग जाए और मेरी यहाँ से जान छूट जाए। एक दिन ऐसे ही मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी जब मेरे साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब वाक़या हुआ, और वो ये कि मेरे साथ एक औरत आकर खड़ी हो गई। इस दिन मैं एक जगह इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। वो किसी अमीर घराने की लग रही थी। इसने मुझे एक नज़र देखा और कहा कि नौकरी की तलाश में हो। मैंने कहा,
जी, तो इन्होंने कहा, तुम्हें पता है कि इस शहर में कितने लोग ऐसे ही फाइल को अपने गले से लगाए नौकरी हासिल करने के लिए निकलते हैं। मैंने कहा कि अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि हमारे मुल्क में बहुत बेरोज़गारी है। वो औरत बहुत अच्छे कपड़ों में बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी, इसलिए मैं भी इससे बातें करने लगी। कुछ साल तुम इसी तरह फिरती रहोगी तो फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर नौकरियाँ काबिलियत और तालीमी सलाहियत को देख कर नहीं मिलती हैं, बल्कि सरपरस्ती से मिलती हैं। एक सीट होती है, इसके लिए 2000 लोग होते हैं और वो एक सीट भी पहले से बुक हो चुकी होती है। मैंने कहा कि फिर क्या करूं? मुझे अच्छी नौकरी की सख्त ज़रूरत है। इसने कहा कि अगर तुम दिन के 10,000 कमाना चाहती हो तो मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए। मैंने कहा कि दिन के 10,000? मैं तो सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि दिन के 10,000 तो महीने के 3 लाख रुपए बनते हैं, और 3 लाख रुपए तो महीने के वो लोग भी नहीं बनाते जिनका अपना कारोबार होता है। मैंने इस औरत को गौर से देखा। मैंने कहा कि आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही हैं? इसने कहा कि नहीं, क्या लगता है, मैं रोज़ बस स्टॉप पर आकर लोगों से मजाक करती हूँ। मेरी अपनी गाड़ी है, लेकिन वो अचानक से ही खराब हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैंने कहा कि अगर ये सच है तो फिर बताइए कि क्या काम है। इसने कहा कि हमारे घर में है, लेकिन इसके लिए मेरे साथ आना होगा। तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि 10,000 रुपये मिलेंगे और रोज़ के पैसे तुम रोज़ ले सकती हो, यानी रोज़ के रोज़ तुम्हारे हाथ में 10,000 होंगे। तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे अजीब से नज़रों से देखा, क्योंकि मुझे भी इस पर भरोसा नहीं था। इसने कहा कि कभी कभी खुशकिस्मती हमारा दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन हम दरवाज़ा नहीं खोलते। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं तो यहाँ मजबूरी में खड़ी हूँ, मैं चली जाऊँगी। वो जाने लगी तो मैंने इसे रोक लिया। मैंने कहा कि मुझे ये काम करना है, आप मुझे काम बता दें। इसने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे घर चलना होगा, क्योंकि काम तुम्हें वहीं बताऊंगी। मुझे लगा इसके घर में बच्चे होंगे जिनको पढ़ाना होगा, या घर में अगर आया का काम भी करना होगा तो मुझे कोई मसला नहीं था। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, वैसे भी होटल से बेहतर घर का माहौल होता है, वहाँ औरतें भी होती हैं। थोड़ी देर के बाद इसे फ़ोन आया कि मैडम, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। इसका ड्राइवर इसकी गाड़ी लेकर आ गया। हम लोग बस के धक्के खाने से बच गए और गाड़ी में ही इसके घर तक गए। इसका घर बहुत बड़ी कॉलोनी में था और बहुत ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत घर था। जब मैं अंदर गई तो आसपास देखने लगी। फ़िलहाल तो मुझे कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ एक आदमी आया जो कि इसका शौहर था। इसने मेरी तारीफ़ भी करवाई। मुझे भी तसल्ली हुई कि घर में ये दोनों मियाँ बीवी होते हैं, यानी ये शादीशुदा बाल बच्चेदार इंसान था, इसलिए मुझे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और वो दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे थे। औरत ने मुँह से बातें की और बातों बातों में बताया कि मेरी अम्मी आजकल बड़ी बीमार हैं। पीछे वाला बंगला इनका है, मैं ज़्यादा टाइम इन्हीं के पास सोती हूँ। मुझे लगा कि शायद इन्हें काम के लिए कोई लड़की चाहिए, पर इन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की और वहाँ से चली गई और जाते हुए कहा कि मेरा शौहर तुम्हें काम समझा देगा। तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बता देना। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे कहते हुए वहाँ से चली गई। मैं कमरे को देख रही थी। इस कमरे में इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें पड़ी हुई थीं। इन लोगों के लिए 10,000 देना तो ऐसा ही था कि जैसे किसी को 10 रुपये दे रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जनाब फ़ारूक साहब शरबत का ग्लास लेकर आ गए और कहा कि ये पी लो। वैसे भी मैं थकी हुई थी पूरे दिन की। मैंने शरबत पी लिया। मुझे ये शरबत कोई देसी शरबत नहीं लग रहा था, जैसे हमारे घरों में होते हैं। मैंने आज तक नहीं पिया था। जनाब फ़ारूका मेरे से काफ़ी फासले पर बैठ गए। मैंने शरबत पी लिया और कहा कि मुझे बता दे, मेरा काम क्या है। इन्होंने कहा कि पहले तो तुम आज के पैसे रख लो। मैंने कहा कि मैंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने कहा कि तुमने काम कर दिया है। आज तुम्हारा ये काम था कि तुम्हारा घर के लोगों के साथ तारुफ हो जाना। जो हो गया है, अब काम में तुम्हें कल बता दूंगा। पैसे किसको बुरे लगते हैं। जब इन्होंने 10,000 मेरी तरफ बढ़ाए तो मैं हैरान ही रह गई। मैंने पूरे अपने पर्स में रख लिए। इन्होंने ड्राइवर को कहा कि वो मुझे घर छोड़ दे। मैंने कहा कि मैं खुद चली जाऊंगी, पर इनका कहना था दोबारा से बस में जाओगी, तुम्हारे पास पैसे भी हैं, कोई चोरी चकारी ना हो जाए।
और आइंदा से मेरा ड्राइवर ही तुम्हें लेने आएगा और वो ही तुम्हें छोड़ जाएगा। तुम्हें ट्रांसपोर्ट के पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है दोबारा का। खाना भी तुम हमारे साथ ही खा लेना। अब मैंने जाने से पहले फिर पूछा कि जनाब फ़ारूका, मेरा काम क्या है? तो इन्होंने कहा कि बस तुम्हें रोज़ाना एक गिलास शरबत पीना है। वो मुस्करा दिए और कहा कि और कोई काम नहीं है तुम्हारा। मैं हैरान रह गई और इनसे पूछा कि ये किस किस्म का काम है, लेकिन इनको कोई कॉल आ गई और वो फ़ोन अपने कान से लगाकर मैं वहाँ से वापस आ गई। मेरे पास 10,000 रुपये थे और रास्ते में मैंने अपनी अम्मी अब्बा के लिए कुछ फ्रूट भी दिए। जब घर आई तो वो लोग हैरान रह गए कि इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले हैं। फिर मैंने इनको कहा कि मुझे एक बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और मैंने होटल वाली जॉब छोड़ दी है। मैंने इनसे झूठ बोला कि मुझे एक बहुत बड़े बंगले में बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिली है, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा क्या काम है। इसलिए मैंने इनको मुतमिन करने के लिए झूठ बोल दिया और साथ ये भी झूठ बोला कि इस घर में सिर्फ एक औरत है, कोई मर्द नहीं है। वैसे भी जनाब, फ़ारूक तो बहुत बड़े थे, वो तो मेरे बाबा की उम्र के थे, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को समझती थी कि घर वाले तो हमेशा परेशान ही रहते हैं, इसलिए इनको मुतमिन करना बहुत ज़रूरी था। मैंने इन्हें ये भी नहीं बताया कि ये 10,000 रुपये मुझे रोज़ मिलेंगे। मैंने कहा कि ये मेरी एडवांस तनख्वाह है, थोड़ी बहुत और भी बढ़ा देंगे। तो मेरे बाबा ने कहा कि चलो, होटल वाली जॉब से तो जान छूटी। मैं दिल दिल में बहुत खुश थी। मैंने तो प्लान बना लिए थे कि मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे, तो फिर इसके बाद मैं इन पैसों का क्या करूँगी? मैंने सोचा कि कुछ पैसे तो मैं सेव कर लूँगी, किसी को इनके बारे में नहीं बताऊँगी। बाकी पैसों से मैं घर के लिए नया सामान लूँगी। फ्रिज काफ़ी पुराना हो गया है, मशीन ठीक से नहीं चलती है। बस इस तरह के ख्वाब थे मेरे। जब मैं जनाब फ़ारूक के घर गई तो वो घर पर मौजूद नहीं थे। मुझे नौकर ने कहा कि इनका थोड़ी देर इंतज़ार कर लें। इतनी देर में मैंने सारे घर का टूर कर लिया। कमरों के अंदर तो नहीं गई, लेकिन बस चीज़ें देखती रही इन लोगों का। शायद कोई बाहर के मुल्क में रहता था या ये खुद बाहर के मुल्क से आए थे यहाँ पर। तो हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बाहर के मुल्क की लग रही थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने तो यहाँ नहीं देखी थी। मैं भी तो इसी शहर में पली बढ़ी थी और बाज़ार भी आना जाना होता था। वो बहुत ही अमीर लोग थे। मैंने सोचा कि अब मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये पैसे आप मुझे ज़्यादा दे रहे हैं या रोज़ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनके लिए पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और पैसों के लिए इंसान पूरी ज़िंदगी भागता रहता है जनाब। फ़ारूक आ गए तो इसके बाद वो आराम करने चले गए। आज फिर मुझे शरबत का ग्लास पिलाया गया, लेकिन इसके बाद मैं इनसे बात नहीं कर पाई, क्योंकि वो फिर से कहीं मशगूल हो गए और मैं ड्राइंग रूम में सो गई। क्योंकि जब अचानक से मेरी आँख खुली तो 2 घंटे गुजर चुके थे। मैं हैरान रह गई कि मुझे नींद कैसे आ गई। मैंने आस-पास देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि चलो शुक्र है किसी ने मुझे देखा नहीं, लेकिन फिर सोचने लगी कि कहीं किसी ने मुझे देखा भी होगा तो क्या सोचा होगा। कितनी ये बुरी बात है, यहाँ काम करने आई हूँ या सोने के लिए। लेकिन जब अपने कपड़ों की तरफ देखा तो हैरान रह गई। मेरे कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और ऐसे लगता था मुझे मेरे कपड़े दोबारा से पहनाए गए हों। मैं समझ नहीं पाई कि ये सब कुछ क्या है। खैर, थोड़ी देर के बाद जनाब फ़ारूक आ गए तो मैंने इनको बताया कि मैं सो गई थी। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इस उम्र में बहुत नींद आती है। जब मैं तुम्हारे जितना था तो मैं तो स्कूल में भी सो जाता था। जनाब फ़ारूका बहुत अच्छे थे और अच्छे तरीके से बात करते थे। वो फिर से वापस चले गए और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। मेरे दिमाग में यही बात थी कि काम कोई हो नहीं रहा, पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि जाते हुए अगर वो खुद मौजूद भी नहीं होते तो मुंशी को पैसे देकर जाते थे। वो मुझे मेरी अमानत के तौर पर पैसे दे देता, कहता था कि ये जनाब फ़ारूक ने आपके लिए दिए हैं। मैं पैसे अपने पर्स में रख लेती थी और 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे पास 70,000 रुपये जमा हो गए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अब मैंने काम के बारे में सोचना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे तो पैसे मिल रहे थे और मैं थोड़ी सी लालची भी हो गई थी, क्योंकि जब पैसे आ रहे थे तो मुझे क्या ज़रूरत है अच्छा बनने की। लेकिन ये रोज़ ही होता था कि जैसे ही मैं शरबत का ग्लास पीती थी मुझे नींद आ जाती और इसके बाद मेरे कपड़ों पर मिट्टी लगी होती। नींद आ जाने तक तो मुझे मामला समझा रहा था, लेकिन कपड़ों पर मिट्टी कहाँ से लगती थी। मैंने घर के नौकरों से पूछा
तो इन्होंने मुझे कहा कि ये लोग बहुत अमीर हैं, ये अरबपति हैं, इनके घर में तो पैसों की रेल पेल है, किसी को 10 या 50 हज़ार देना भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है। मैंने कहा, लेकिन ये शरबत कौन बनाता है, किस चीज़ का? शरबत है क्योंकि जैसे ही मैं शरबत पीती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। नौकरानी ने कहा कि ये शरबत साहब बाहर से मंगवाते हैं, वो किसी को भी नहीं देते। तुम तो खुशकिस्मत हो, बाहर का शरबत पीने को मिल रहा है, इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसमें ताकत होती है। मैंने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है। अदर घर में भी आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी कि पैसे बढ़ा दिए गए हैं और अब मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे दिए जाएंगे। घर की चीज़ें भी ले रही थी, लेकिन एक दिन दोस्तों के साथ गई तो अचानक से ही मुझे चक्कर आ गए और वो मुझे अस्पताल ले गए। अस्पताल वालों ने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, आप अपने खुराक पर तवज्जो दें। लेकिन मैं हैरान इस बात पर थी कि मैं तो कोई काम ही नहीं करती थी, फिर मुझे क्यों कमज़ोरी हो रही थी? मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से मैं कमज़ोर हो रही थी? ये बात भी घर नहीं बताई, वरना अम्मी परेशान हो जाती और मुझे काम पर जाने नहीं देती। लेकिन एक और बात भी बड़ी अजीब थी कि जब से मैं काम पर जा रही थी, मैंने जनाब फ़ारूक की बीवी को सिर्फ एक दफ़ा ही देखा था। फिर मैंने नौकरानी से पूछा कि जनाब फ़ारूक की बीवी कहाँ है इनको? मैंने इतने दिनों से नहीं देखा तो नौकरानी ने कहा कि तुम भी छोटी छोटी बातें नोट करती हो। मैंने कहा कि नहीं, वो बहुत अच्छी हैं, मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से बात की थी। नौकरानी ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, वो 1-2 दिन तक वापस आ जाएंगी। साहब इनसे बड़ा प्यार करते हैं, दोनों की मोहब्बत की शादी थी। ये नौकरानी बाकी घर के काम नहीं करती थी, बल्कि सबसे काम करवाती थी। अब मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि लगता है आप कोई मेहनत का काम कर रही हैं। जब मैंने कहा कि ऐसा तो कोई काम नहीं कर रही, खैर मैं वहाँ से वापस आ गई। डॉक्टर ने भी मुझे अजीब नज़रों से देखा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी दोस्त से बात की। वैसे तो मैंने इस नौकरी की तफसील किसी को भी नहीं बताई थी, पर अपनी दोस्त को मैंने ये कहा कि मेरी एक और दोस्त है जो इस तरह का काम कर रही है। तो मेरी दोस्त ने कहा, वो तो फिर पागल है, ये कौन सा काम है, भला कोई किसी को ऐसे पैसे देता है क्या? और बड़े लोग तो वैसे ही कंजूस होते हैं, मुफ्त में पैसे नहीं दे देते। मैंने कहा कि पर इसे तो रोज़ पैसे मिलते हैं। मेरी दोस्त ने कहा कि वो लड़की झूठ बोल रही होगी, अमीर लोग बेवकूफ़ नहीं होते, अगर वो बेवकूफ़ होते तो फिर वो इतने सारे पैसे कैसे कमाते? अपनी दोस्त को कहो कि वो नौकरी फ़ौरन छोड़ दे, ज़रूर इसके साथ वहाँ कुछ गलत हो रहा है। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैं यहाँ पर सोने के लिए नहीं आती, और मैं क्यों सो जाती हूँ। लेकिन ये भी सोचने की बात है, जब मैं सो जाती थी तो मेरे आसपास तो कोई भी नहीं होता। इसका मतलब कि मुझे सोने की एक्टिंग ही करनी थी, ताकि मुझे पता चले कि जब मैं सो जाती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ शरबत पीने से इनकार करती तो आंखें खोल कर बैठी रहती, तो जो भी मेरे साथ कोई हरकत कर रहा था तो वो मुहतात हो जाता। लेकिन एक्टिंग करना भी कोई आसान नहीं था। मैं इतनी बहादुर नहीं थी, फिर भी मुझे आज बहादुरी का मुजाहिरा करना था। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत कर ली। आज मैंने शरबत ले लिया, लेकिन आज इसको पीने की बजाय मैंने इसको ड्राइंग रूम में रखे एक बड़े से गमले की मिट्टी में डाल दिया, ताकि पता चले मैंने शरबत पी लिया है। जब नौकरानी ने मुझे देखा तो मैंने खाली ग्लास मुंह से लगाया और बर्तन रखने के लिए किचन में गई। मैंने कहा कि बहुत मज़ेदार शरबत है, 1 महीने से पी रही हूँ, लेकिन दिल नहीं भर रहा। इसने कहा कि हाँ, ये तो ऐसा ही है। मैंने कहा कि तुम भी तो पी लो। इसने कहा नहीं, मैं नहीं पी सकती, ये तो बड़े साहब का है। मैंने कहा कि जब मैं पी रही हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं पीती, मेरी तरह तुम भी तो इस घर में काम करती हो। लेकिन नौकरानी ने इस तरह का रद्द अमल दिया जैसे वो शरबत नहीं कोई जहर है। मैंने भी ज़्यादा दबाव नहीं डाला, क्योंकि मुझे जो जानना था वो मुझे पता चल गया था। इसने कहा कि तुम ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, साहब आते ही होंगे, इन्होंने आज तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा कि ठीक है। मैं ड्राइंग रूम में गई और 5 मिनट के बाद मेरे कान खुले थे। थोड़ी देर के बाद वो नौकरानी, जिसको मैं अपनी दोस्त समझती थी, इसने एक बंदे को आवाज़ दी और कहा कि ये बेहोश हो गई है, आ जाओ। इसको कैसे पता था कि मैं बेहोश हो गई थी?
इसका मतलब ये लोग मुझे बेहोश करते थे और बेहोश करने के लिए इसी शरबत के अंदर कोई चीज़ मिलाया करते थे, और फिर क्या मतलब कि आ जाओ। क्या ये मुझे कहीं ले जाने वाले थे? मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं चुपचाप बैठी रही और अपनी आंखें भी मजबूती से बंद कर ली। वो शख्स मुझे उठा नहीं पा रहे थे और करीबन इसी तरह घसीट कर ले जाते थे और मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग जाती थी। इन्होंने मुझे जनाब फ़रूक के कमरे में रख दिया और ख़ुद फ़ौरन वहाँ से चले गए। वो नौकरानी इनको हिदायत दे रही थी। इसने कहा कि अब यहाँ से चले जाओ, साहब आते ही होंगे और 1 घंटे बाद वापस आ जाना, फिर इसको वापस भी रखना है। मुझे सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ क्या होने वाला था? मैंने आंखें खोलीं और मैं हैरान रह गई। ये तो बड़े साहब का बेडरूम था और मेरा यहाँ क्या काम था? मैं चुप थी। अचानक जनाब फ़रूक अंदर आए तो मुझे यूं देखकर बिखला गए। इसके साथ वही औरत भी थी जो मुझे यहाँ लेकर आई थी। आज सारी हकीकत मुझ पर खुल चुकी थी। वो जनाब फ़रूक की बीवी नहीं, बल्कि वो भी इनकी नौकरानी थी जो साहब जी के लिए ऐसी ही खूबसूरत लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर ले आती थी। मैंने इनको धमकी दी कि मेरे करीब मत आना, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। वो घटिया इंसान हंसकर कहने लगा, जाओ जाओ, तुम मेरा मुझे क्या बिगाड़ लोगी? वैसे भी अब मेरा दिल तुमसे भर चुका है। यहाँ मेरे साथ क्या होता रहा था और मैं बेखबर थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, लेकिन ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं कर सकती थी। मैं वहीं से उठी और इस बंगले से बाहर निकल आई। मुझे अपना आप छोटा और बुरा महसूस हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। घर वालों को तो यही कहा था कि बच्चों को पढ़ाती हूँ, वरना वो भी मुझे समझाते कि भला इस तरह कौन किसको पैसे देता है। ये लोग तो मेरा फ़ायदा उठा रहे थे। मैं घर आ गई और इसके बाद मैं सारी रात रोती रही। यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी पता चल गया। मैंने कहा कि जिस बच्चे को मैं पढ़ाती थी वो फ़ेल हो गया है। अम्मी ने कहा कि हम जाकर बात करेंगे इनसे। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है कि इनका बच्चा अपना ही नालायक था? मुझे काम से निकाल दिया गया है। मेरे बाबा ने मुझे कहा कि दुनिया में बड़े ही अजीब लोग होते हैं, अपनी गलतियाँ दूसरों पर डाल देते हैं। इसलिए तुम्हें अब से नौकरी करने की कोई ठीक ज़रूरत नहीं है। बस अब हम तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन अब तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी भी मुश्किल हो गई थी जो मेरे साथ हुआ। वो तो एक हादसा था और मुआशरे ने इसे मेरा गुनाह बना दिया था और मुझे ही बुरा कहना था। अपनी बेवकूफ़ी और पैसों की लालच के पीछे मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। अब मैं घर में रहती हूँ, घर वाले मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। मेरी तो सारी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। इस शख्स के साथ मैं क्या लड़ाई करूं, इससे क्या बदला लूं? वो तो बहुत अमीर आदमी था। वो तो हर मैदान में मुझसे जीत सकता था। आज मैं रो रो कर अल्लाह ताला से अपने इस गुनाह की मुआफ़ी मांगती हूँ। सच कहते हैं, लालच का अंजाम बुरा होता है।